नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकार। इसमें आज अपन इस वीडियो में क्लास को कंप्लीट कर देंगे और आज अपन बात करेंगे अगले इतिहासकार के बारे में, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में अपन बात करें तो ये सिरोही के मूल निवासी थे। ये सिरोही में एक गांव पड़ता है रोहिड़ा, रोहिड़ा गांव सिरोही के मूल निवासी थे। यानी आपसे पूछा जाए कि हीराचंद ओझा का संबंध है वो कौन से जिले से आता है? सिरोही जिले से आता है। इनके बारे में अपन बात करें तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में बात करें तो सिरोही का इतिहास, इनके प्रमुख ग्रंथ। सिरोही का इतिहास, इसके अलावा सोलंकियों का, प्राचीन इतिहास, इसके अलावा प्राचीन भारतीय लिपिमाला, इसके अलावा इनके ग्रंथों के बारे में अपन और बात करें तो राजपूताने का प्राचीन इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, ये जो है इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। किनके प्रमुख ग्रंथ हैं? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के। तो यहां से देखो, मैं आपको बता दूं, ज्यादा प्रश्न यहां से बनते नहीं है। पहला प्रश्न आपको याद रखना है कि इनका जो संबंध आता है वो सिरोही जिले से आता है और सिरोही जिले का एक गांव होता है रोहिड़ा, वहां के ये मूल निवासी थे। हालांकि याद रख लेना, जन्म है इनका 1863 में हुआ है। इनका जन्म है वो कब हुआ? 1863 में। अगर पूछ लिया जाए कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जो जन्म है वो कब हुआ है, तो 1863 में इनका जन्म हुआ है। फिर बात करते हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा की प्रमुख जो रचनाएं हैं, प्रमुख इनके जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तो है इनका प्राचीन भारतीय लिपिमाला। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका कौन सा है? प्राचीन भारतीय लिपिमाला। क्योंकि इस ग्रंथ के ऊपर है वो कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि यह ग्रंथ है वो किसने लिखा था। इसके अलावा भी अपन बात करें तो सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, सोलंकी जो राजवंश हुआ है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, राजपूताने का प्राचीन इतिहास आदि जो है वो गौरीशंकर और हीराचंद ओझा के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, बहुत ही छोटा सा वर्णन है इनका। एक आपको याद रखना है, जन्म कब हुआ? 1863 में। कहाँ के मूल निवासी थे? सिरोही के मूल निवासी थे। ग्रंथों के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो इनका है प्राचीन भारतीय लिपिमाला, ये आप जरूर थोड़ा याद रखें, इंपॉर्टेंट पर्सन इसके ऊपर बनता है। तो ये थे अपने अगले इतिहासकार और इसके बाद में अपन बात करेंगे विजयदान देथा के बारे में। तो अगले अपने इतिहासकार आते हैं विजयदान देथा। अगले इतिहासकार कौन आते हैं? विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। देखो, विजयदान देथा। विजयदान देथा
विजयदान देथा के बारे में बात करें तो ये आधुनिक इतिहासकार हुए हैं और इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिज्जी के नाम से। इनके बारे में बात करें तो ये बिज्जी के नाम से लोकप्रिय है। बिज्जी के नाम से लोकप्रिय है। तो बिज्जी के नाम से लोकप्रिय साहित्यकार अपने कौन है? विजयदान देथा। इनकी विजयदान देथा के बारे में बात करें तो ये जो अपना रूपायन संस्थान जो है, यानी राजस्थानी कला और संस्कृति, राजस्थानी कला एवं संस्कृति के लिए या का प्रमुख संरक्षक संस्था जिसका नाम है रूपायन संस्थान। और रूपायन संस्थान है, ये है बोरुंदा में। बोरुंदा है जोधपुर में। आप जरूर याद रखें बोरुंदा कहाँ पर है? जोधपुर में। और राजस्थानी कला संस्कृति की जो प्रमुख संरक्षक संस्था रूपायन संस्थान जो है, इस रूपायन संस्थान में ये सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। इसके क्या रह चुके हैं? सचिव रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? विजयदान देथा। इसके अलावा इसके आगे विजयदान देथा के बारे में अपन बात करें तो विजयदान देथा की सबसे महत्वपूर्ण जो रचना आती है वह है बातारी फुलवारी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है बातारी फुलवारी। क्या नाम है? बातारी फुलवारी। इंपॉर्टेंट पर्सन है। विजयदान देथा की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? बातारी फुलवारी है। बातारी फुलवारी है, ये 14 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 14 खंडों में। इंपॉर्टेंट पर्सन है। पहले बता देता हूं कि विजयदान, दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट है। विजयदान देथा की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? बातारी फुलवारी। और यह रचना कितने खंडों में विभाजित है? 14 खंडों में विभाजित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। मैं आपको पहले बता देता हूं, या मेरी तो मानो तो आप इसे रट के रखना। मेरी तो मानो तो आप इसे रट के रखना। इसके अलावा बात करें, इसका जो 10वां खंड है, इस रचना का जो 10वां खंड है, कौन सी रचना का? बातारी फुलवारी का जो 10वां खंड है, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी पुरस्कार इसे मिल चुका है। यानी इसका 10वें खंड को भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिल चुका है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बातारी फुलवारी के कौन से खंड को भारतीय राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 10वें खंड को। किसने लिखी थी? विजयदान देथा ने लिखी थी। इनके अलावा और बात करें तो इनकी अन्य जो रचनाएं हैं, उनमें अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो जैसे दुविधा है, दुविधा, अलेखु हिटलर, दुविधा, अलेखु हिटलर, प्रेमचंद के पात्रे, प्रेमचंद के पात्रे, ये जो है इनकी प्रमुख दूसरी रचनाएं हैं। इनके अलावा भी अगर हम बात करें तो उलझन और रूख, उलझन व रूख जो है इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विजयदान देथा की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अपन बात करें तो एक तो बातारी फुलवारी
जिसके बारे में मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट पर्सन है, कितने खंडों में विभाजित है, अपने को रट के रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुविधा, अलेखु, हिटलर, प्रेमचंद के पात्र, उलझन, रूख आदि जो है वो इनकी अनेक अन्य कृतियां, अन्य प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। इसके अलावा बात करें तो विजय दान देथा की कथा के ऊपर 1986 में एक फिल्म बनी है, परिणति फिल्म। इनकी जो कथा है, इनकी कथा के ऊपर 1986 में निर्देशक प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी। प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी परिणति फिल्म, जो काफी हिट फिल्म हुई है, यानी जिस फिल्म को एक लोकप्रिय फिल्म के रूप में माना जाता है। तो आज की अपने क्लास में अपन ने गौरी शंकर ओझा और विजय दान देथा के बारे में बात की, और इसी के साथ अपना जो राजस्थान की कला और संस्कृति का एक और टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा होता है, राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकार। ये टॉपिक है अपना पूरा हो गया। मैं बता देता हूँ ये टॉपिक जो है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अभी जो सीईटी की एग्जाम है उसमें उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। और 10+2 की जो एग्जाम सीईटी की जो अभी होगी, फरवरी में आयोजित होगी, उसके लिए हम जल्दी ही मतलब सोमवार से जो है अपने चालू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो आप लगातार अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य अपन पढ़ेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।